Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Geeks Idea. This is the series on modern history of India. आज इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज हमें डिस्कस करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। हम देखेंगे कौन कौन सी यूरोपियन कंट्री यहाँ पे आई थी ट्रेड के पर्पज से, फिर रोल भी बहुत सारे एरियाज पे किया और किस तरह से फिर ब्रिटिश अपना पावर यहाँ पे जमा के 200 साल रूल करता है। तो कौन कौन कंट्री यहाँ पे आई थी? पोर्चुगल आया था, नेदरलैंड या हॉलैंड उस टाइम पे बोलते थे, वो आए थे यहाँ पे। ब्रिटिश सबको पता है यहाँ पे आए थे। डेनमार्क के लोग आए थे, डैनिश। इसी तरह फ्रांस भी यहाँ पे आया था। ये ट्रेड के पर्पज से आए थे और फिर यहाँ के कुछ एरियाज पे रूल भी किया था। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश किस तरह से यहाँ पे रूल स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ वर्ल्ड इवेंट्स, दुनिया में क्या चल रहा था जो टर्निंग पॉइंट बन गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए। किस तरह से ये मजबूर हो गए यहाँ पे आने के लिए। हम सब लोगों को पता है कि रोमन एम्पायर सुपर पावर थी वर्ल्ड में। इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है 7th सेंचुरी में, दैट मीन्स 600 AD से लेके स्टार्ट होता है इसका डिक्लाइन। 7th सेंचुरी कौन सी सेंचुरी हो गई? 600 से लेके 699, ये है 7th सेंचुरी। इसी सेंचुरी में स्टार्ट होता है रोमन एम्पायर का डिक्लाइन और पावर में आते हैं अरब्स, वर्ल्ड में पावरफुल बन जाते हैं। ये इजिप्ट और पर्शिया में अपना ज्यादा पावर जमा लेते हैं। पर्शिया आजकल का जो ईरान है और अफगानिस्तान के जो एरिया है इसको पर्शिया बोला जाता है। पर्शियन एम्पायर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। आहिस्ता आहिस्ता से ये अरब्स क्या कर लेते हैं, ये वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। अरब के वेस्ट में यूरोप आता है और इसके ईस्ट में इंडिया आएगा। हम मैप पे भी अच्छे से देखेंगे 1350s में आहिस्ता आहिस्ता से वेस्ट की तरफ मूव करके बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर कर लेते हैं। फिर एट लास्ट ये 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने अंडर कर लेते हैं। ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या होती है? ये होती है कैपिटल सिटी ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर और इस तरह से ऑटोमन टर्क्स बन जाते हैं सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। जब किसी एम्पायर का आपने कैपिटल ही अपने अंडर कर लिया, दैट मीन्स वो एम्पायर खत्म हो गई और एक नया सुपर पावर दुनिया में आ गया। वो कौन था? कॉन्स्टेंटिनोपल। इनके अंडर आके ये सुपर पावर बन गई। ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? ये है इस्तांबुल। आजकल का जो इस्तांबुल है जो कि टर्की की कैपिटल है, उसी को उस टाइम क्या बोला जाता था? कॉन्स्टेंटिनोपल। इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे यूरोप था, यहाँ से ईस्ट में इंडिया था, बीच में था ओटोमन एम्पायर। तो इस ओटोमन एम्पायर ने क्या किया, जो भी कोई रूट था बिटवीन यूरोप एंड इंडिया ट्रेड करने के लिए, चाहे वो सी रूट था या लैंड रूट था, उस पे कंट्रोल किसने किया? ऑटोमन एम्पायर ने। तो ट्रेड करने में परेशानी होगी किसको? यूरोप को। ये अब डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते किसके साथ? इंडिया के साथ। वो हम मैप पे भी अच्छे से देखेंगे। इसी टाइम पीरियड में जबकि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल इनके अंडर आ गया, दैट मीन्स 15th सेंचुरी चल रही है। 15th सेंचुरी में एक नई लहर दौड़ती है कहाँ पे? यूरोप में। वो थी रेनेसांस की लहर। दैट मीन्स अब इंसान मॉडर्निटी की तरफ आ रहा है। मिडल एज से निकल के मॉडर्निटी की तरफ वो आ रहा है। वो नई नई चीजें डिस्कवर करता है। शिप बिल्डिंग इंसान ने सीख ली, जिसपे किस कंट्री को सबसे ज्यादा महारत थी? स्पेन और पोर्चुगल को इस पे सबसे ज्यादा महारत थी। इन्हीं को शिप बिल्डिंग में यही सबसे ज्यादा शिप्स बना लेते थे, इन्हीं के पास वो टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने अब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। ये दुनिया में घूमने लगे, ये समंदरों में घूमने लगे कि हम नए नए एरियाज को डिस्कवर करने लगे। अब यहाँ पे नीड भी है इनको, ये इंडिया के साथ डायरेक्टली ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन जो रूट पहले था लैंड या सी रूट, वो किन के अंडर है? वो ऑटोमन टर्क्स के अंडर है। यूरोप में क्रॉप रोटेशन होने लगी, नए नए हल आने लगे, सप्लाई ऑफ मीट बहुत ज्यादा होने लगी, जिसके लिए स्पाइसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पाइसेस के लिए इंडिया बहुत ज्यादा माना जाता था, लेकिन इंडिया के साथ अब डायरेक्टली ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है। तो अब यूरोप को क्या जरूरत है? एक नया सी रूट फाउंड करने की, ताकि वो इंडिया के साथ डायरेक्टली ट्रेड कर पाए। तो इसीलिए जरूरत पड़ जाती है यूरोपियंस को इंडिया आने की थ्रू ए न्यू सी रूट। अब हम देखेंगे मैप पे, यहाँ पे यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे अरबियन पेनिनसुला, ये हो गया इजिप्ट, ये हो गई रोमन एम्पायर, सॉरी ये हो गई ऑटोमन एम्पायर। तो इन्होंने कवर कर लिया ये लैंड रूट जो कि सिल्क रूट के नाम से भी मशहूर है, और यहाँ से सी रूट है, ये भी इनके कवर में है। दैट मीन्स अब अरब मिडल मैन के बगैर
यूरोप और इंडिया के बीच ट्रेड नहीं हो सकता। अरब मिडलमैन क्या लेता था, टैक्सेस वगैरह लेता था। कुछ एरियाज मैं वर्ल्ड मैप पे दिखाना चाहता हूँ जो कि इंडिया आए थे। पोर्चुगल आया था यहाँ पे, ये है ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे है डेनमार्क, यहाँ पे हॉलैंड या नेदरलैंड जिसको आजकल बोला जाता है, यहाँ पे है फ्रांस। ये थी यूरोपियन कंट्री जो कि कहाँ आई थी, इंडिया आई थी। ये है यूरोप, यह है ओटोमन एम्पायर यहाँ पे, ओटोमन एम्पायर यहाँ पे। जो लैंड रूट था वो भी इनके अंडर है और जो सी रूट है वो भी इनके कंट्रोल में है। तो अब इसको क्या, यूरोपियंस को क्या ज़रूरत है, एक नया सी रूट फाउंड करने की, ताकि वो इंडिया के साथ डायरेक्टली रूल कर पाए। यहाँ पे एक एरिया जिसको नाम दिया जाता है केप ऑफ गुड होप। जब पहले पहले ये नया रूट फाउंड करने लगे, बहुत सारे यूरोपियन यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाए, फिर आगे जाके इससे भी आगे बढ़ पाए। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखना, केप ऑफ गुड होप। अब मैं यूरोपियन कंट्रीज को आपको जूम करके दिखाता हूं, कौन कौन सी यूरोपियन कंट्री यहां पे आई थी। यह है डेनमार्क, यह है हॉलैंड या नेदरलैंड, यह है ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे, यह है फ्रांस, यह है पोर्चुगल, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी याद रखो। ये ज़रूरी है, आगे जाके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रांस और इंग्लैंड साथ साथ है, इनके बीच लड़ाइयाँ होती है आगे जाके। तो यह है टर्की, जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल बन जाती है, यानी कि इस्तांबुल। ये कुछ एरियाज है, आपको याद रखनी है, दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, फिर आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। यह है ओटोमन एम्पायर, जो येलो कलर में है, आपको समझ आ रहा होगा। देखो यह है सी रूट, मेडिटेरेनियन रेड सी की तरफ से सी रूट, और यहाँ से है लैंड रूट। अब देखो यहाँ चारों तरफ क्या है, ओटोमन एम्पायर। तो किस तरह से यूरोपियंस को परेशानी होती होगी ट्रेड करने में डायरेक्टली विद इंडिया। तो अब एक नए सी रूट की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे फिर यूरोपियंस आते हैं, बहुत सारे यूरोपियंस आते हैं। रीज़न क्या होता है, ट्रेड। आइए फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं हर किसी यूरोपियन कंट्री को जो कि इंडिया आए थे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। अगर किसी को लगेगा कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, याद नहीं रह सकता, वो वीडियो को वहीं तक देखे, रिवाइज करे, और जब उसको लगेगा कि याद हो गया तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज इन इंडिया, फर्स्ट टू कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही पॉइंट यही है कि कौन, ये यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है, एसएससी और बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है कि पहली कौन यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया आई थी। पहले कौन थे, फर्स्ट टू कम पोर्चुगीज। पहला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों आए थे पहले, क्योंकि इनकी महारत थी शिप बिल्डिंग में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनकी महारत थी शिप बिल्डिंग में। ब्रिटिश को अभी उतना ज़्यादा नहीं पता था कि शिप बिल्डिंग कैसे की जाती है। जो ऑटोमन एम्पायर थी, उनका एरिया जो इजिप्ट वगैरह था, वहाँ पे टिम्बर नहीं मिलती थी। जब टिम्बर ही नहीं मिलती तो शिप्स कहाँ से बनेंगे, इसलिए वो भी नहीं आ सके। तो पोर्चुगीज बन जाती है पहली यूरोपियन कंट्री टू कम टू इंडिया। वहाँ का एक प्रिंस होता है, प्रिंस हेनरी। उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है नेविगेट करने का, नए नए एरियाज देखने का। उसका एक ऑब्सेशन होता है कि कब मैं यूरोप और इंडिया के बीच एक सी रूट फाउंड कर सकूं। उसको एक निकनेम दिया जाता है, नेविगेटर का निकनेम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया आने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। इसी तरह बार्थोलोम्यू डियाज राउंडेड केप ऑफ गुड होप। बार्थोलोम्यू डियाज भी कोशिश करता है इंडिया आने की, लेकिन नहीं पहुंच पाता। 1487 में वो कहाँ तक पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप तक वो पहुंचता है, जो कि मैंने आपको मैप पे दिखाया है। ये दो पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सब ने सुना है कि वास्को डी गामा इंडिया आया है। क्या उससे भी पहले किन लोगों ने कोशिश की थी इंडिया आने की, ये दो पॉइंट्स मैंने इसलिए लाया। एट लास्ट 1498 में वास्को डी गामा पहुंच जाता है केरला के कैलीकट जगह पे, जिसको कोझिकोड के नाम से बोला जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है, कैलीकट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट JKSSB से रिलेटेड जो कि आपको याद रखना है, कौन आता है यूरोपियन, वास्को डी गामा। वो कहाँ से रहने वाला था, पोर्चुगीज था। 1498 में वो केरला पहुंच जाता है कैलीकट की जगह पे। वहाँ पे जो रूलर्स होते हैं ज़ैमोरियंस उनका नाम होता है। जो हिंदू रूलर्स होते हैं वो बहुत अच्छा वेलकम करते हैं वास्को डी गामा का। बोला जाता है वास्को डी गामा के कैप्टन में, शिप में कैप्टन होता है एक गुजराती जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। उसी की मदद से इंडिया पहुंच जाता है। 3 महीने के लिए यहाँ पे वास्को डी गामा रहता है।
पर्पस क्या होता है, ट्रेड का पर्पस होता है। तो ये यहाँ के रूलर्स के साथ बातें करेगा कि हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, हमें फैक्ट्रीज यहाँ पे बनानी है, उस पे बात होगी। अब 15, अब इन्होंने ट्रेड रूट, अब इन्होंने सी रूट फाउंड कर लिया। तो 1500 में एक और इंसान पेड्रो एल्वारेस कैब्राल आ जाता है इंडिया, और यहाँ के लोगों के साथ बात करता है, यहाँ के रूलर्स के साथ बात करता है, किनके, केरला के रूलर्स के साथ। और ये परमिशन लेता है टू फॉर्म ए फैक्ट्री, टू मेक ए फैक्ट्री एट कैलिकट। फैक्ट्री मतलब एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाना होता है पोर्ट सिटी के नज़दीक। ज़्यादातर सी पोर्ट्स पे ये बनाया जाता था। क्या होता था यहाँ पे, क्या होता था, यूरोप से माल आएगा, अनलोड करेंगे, फिर यहाँ पे बेचेंगे, यहाँ से माल ले जाएंगे, लोड करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया जाता था। वास्को डी गामा 1501 में फिर से वापस आ जाता है, यहाँ के ज़ैमोरिन्स के साथ ट्रीटी साइन करता है, क्योंकि पर्पज अब ट्रेड होता है। अब फिर बन जाती है पहली ट्रेडिंग पोस्ट या पहली फैक्ट्री बन जाती है कोचीन में 1503 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडक्वार्टर ये आगे जाके पोर्चुगीज का बन जाता है। कैनानोर पे आगे जाके फैक्ट्री बनती है, इसी तरह कैलिकट में भी फैक्ट्री बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट बन जाते हैं, किनके, पोर्चुगीज के। अब जब इनको लगा कि हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडिया में हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा बन रहा है, जो पोर्चुगीज का किंग होता है वो यहाँ पे अपॉइंट करता है गवर्नर्स। गवर्नर्स का काम क्या था, कैलिकट, कोचीन, कैनानोर, इन जगहों पे जो ट्रेडिंग पोस्ट थे उनको एडमिनिस्टर करना। एडमिनिस्टर मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको अपने रूल के अंडर करना है, अपने हिसाब से चलाएंगे इन एरियाज को। तो इनडायरेक्टली उन्हीं का रूल अब यहाँ पे आ रहा है इन एरियाज पे जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी। तो पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, 1505 में ये यहाँ पे आता है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट गवर्नर्स है जिनको हमें याद रखना है। इसके बाद आता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, 1509 में ये आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ही इंट्रोड्यूस परमिट सिस्टम, जिसको कार्टास के नाम से जाना जाता है, फॉर शिप्स टू एंटर इंडियन ओशियन। अब जब पोर्चुगीज का ट्रेडिंग यहाँ पे बढ़ गया, उनको ज़्यादा फायदा होने लगा, तो वो चाहते थे कि ट्रेडिंग में हमारी मोनोपोली रहे, कि हम ही सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया के साथ कर सके। तो उन्होंने परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडियन ओशन में, यानी कि हमारी इजाज़त के बगैर इंडियन ओशन में कोई नहीं आ सकता, ताकि हम ही सिर्फ ज़्यादा ट्रेड कर सके इंडिया के साथ। उस परमिट सिस्टम को कार्टास का नाम दिया गया था। इसी ने अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को एक्वायर किया। कहाँ से, गोवा उस टाइम पे किसके अंडर था, सुल्तान ऑफ बीजापुर के अंडर। तो इसने इसको हासिल कर लिया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की एक पॉलिसी थी, ये पोर्चुगीज के लोगों को बोलता था कि यहाँ की औरतों से शादी करो और यहीं पे सेटल हो जाओ। उसकी वजह से क्या होगा, आप यहाँ के लैंडलॉर्ड बन जाओगे। फिर इन्होंने, जब बहुत सारे लोगों ने शादी की, लैंडलॉर्ड बन गए, यहाँ पे ज़मीन एक्वायर हासिल की, तो उन्होंने यहाँ पे, मैंने बताया था कि यूरोप में चल रहा था रेनेसांस, वो नए नए क्रॉप रोटेशन, प्लो उनको पता था, तो उन्होंने यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया टबैको की प्रोडक्शन, कैशू नट, इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिससे उनको ट्रेड को और ज़्यादा फायदा हो गया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बाद आता है नीनो दा कुन्हा 1529 में। ये क्या काम करता है, ये गोवा को बनाता है हेडक्वार्टर। पहले हेडक्वार्टर कौन था, कोचीन, अब ये गोवा को हेडक्वार्टर बनाता है। और ये पोर्चुगीज के लोगों को बोलता है कि अब बंगाल में भी सेटल हो जाओ, बंगाल में भी आप सेटल हो जाओ। उस टाइम का बंगाल क्या था, वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस आसाम प्लस बिहार प्लस झारखंड प्लस यूपी, ये सारे एरिया बंगाल बनाते थे। ये एक रिच प्रोविंस मानी जाती थी। तो नीनो दा कुन्हा ने उनको बोला कि वहीं पे आप सेटल हो जाओ, वहाँ पे भी हमारी फैक्ट्रीज होनी चाहिए। तो वहाँ पे हुगली को हेडक्वार्टर बनाया गया। उस टाइम पे इंडिया का कौन सा रूलर था, हुमायूं, मुगल रूलर हुमायूं इंडिया पे रूल कर रहा था। 1535 में पोर्चुगीज दीव को अपने अंडर कर लेते हैं और दामन को 1559 में अपने अंडर कर लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से फिर इनका पावर यहाँ पे कम भी हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट्स। मैंगलोर था, जो कि आजकल के कर्नाटका में है। कैनानोर, कैलिकट, कोचीन, ये हमने देखा। ये कहाँ पे थे, केरला में है ये। सैंथोम, चेन्नई में इनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी। नागापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए। हुगली, बंगाल में इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए। इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट्स ऑफ पोर्चुगीज। अब हम देखेंगे कि पोर्चुगीज कैसे इंडिया में डिक्लाइन हो गए, उनका पावर कैसे यहाँ पे डिक्लाइन हो गया।
उसका मेन रीज़न यही होता था, जब सी रूट्स अब फाउंड होने लगे तो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज भी आ गई, जिसकी वजह से फिर उनके आपस में कंपटीशन बढ़ गया। तो कुछ इवेंट्स यहाँ पे देखते हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे कि क्यों पोर्चुगीज का डिक्लाइन हो गया। 1600 में बन जाती है ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर वो कोशिश करते हैं इंडिया आने की और 1608 में आ जाते हैं वो जहांगीर के कोर्ट में। पर्पस क्या होता है? पर्पस वही ट्रेड होता है। इसी तरह डच भी यहाँ पे आने लगते हैं कि डच का अराइवल इंडिया में कब होता है? 1602 में। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पोर्चुगीज है, डच भी आ गया और अब ब्रिटिश भी आ गए। इनमें आपस में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। ब्रिटिश को भी जब यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स मिलते हैं तो उसकी वजह से पोर्चुगीज को प्रॉब्लम होती है, तो इनके बीच लड़ाई होती है 1612 में, जिसकी वजह से सूरत ये खो देते हैं। किसको? ब्रिटेन सूरत में पोस्ट बनाते हैं, ट्रेडिंग पोस्ट, और सूरत लॉस्ट हो जाता है किनका? पोर्चुगीज का। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से इनकी लड़ाइयाँ होती है और 1663 में जो मालाबार पे इनके फोर्ट्स होते हैं, यानी कि केरला साइड पे कोचीन, कैनानोर वगैरह, वो सारा कौन लेता है? डच। इसी टाइम पीरियड में ब्राज़ील भी डिस्कवर हो जाता है। तो पोर्चुगीज क्या करते हैं? ये ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट किसको देते हैं? ब्राज़ील को, देन इंडिया। तो आहिस्ता आहिस्ता से इनकी इंटरेस्ट इंडिया में कम हो जाती है। यहाँ का जो ब्लैक पेपर और स्पाइस का ट्रेड होता है उसमें डच इनको ओवर पावर करता है। इस तरह से ये कुछ इवेंट्स है जो आपको ओवरऑल याद रखने हैं कि किस तरह से ये हम आगे भी देखेंगे कि जब डच आएंगे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंग्लैंड ने कैसे, ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या किया, इनके साथ कौन कौन सी लड़ाई की जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गई। ये एक ओवरऑल टाइमलाइन है। इस तरह से शाहजहां के टाइम पीरियड में इनका टोटली पावर खत्म हो जाता है। ये बहुत सारी इलीगल ट्रेड करते हैं, पायरेसी स्टार्ट करते हैं, स्लेव ट्रेड स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रूलर्स बहुत नाराज हो जाते हैं। शाहजहां के टाइम पीरियड में ये क्या करते हैं? 2 गर्ल्स ऑफ मुमताज महल जो कि उनके कोर्ट में काम कर रहे होते हैं उनको स्लेव बनाते हैं, जिसकी वजह से शाहजहां बोलता है कि इनके खिलाफ एक्शन ले लो इन बंगाल। इस तरह से फिर इनका टोटली पावर खत्म हो जाता है। लेकिन इनकी पकड़ 1-2 एरियाज पे हम आगे जाके भी रहती है। गोवा, दामन और दीव ये टिल 1961 में यहाँ पे रूल करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला यूरोपियन कौन था यहाँ पे आने के लिए? वो थे पोर्चुगीज। लास्ट कौन यहाँ से जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कौन आ गया और लास्ट में कौन जाता है? लास्ट में कौन जाता है? वो भी पोर्चुगाल है, क्योंकि 1961 तक ये रूल किस किस पे करते हैं? गोवा, दामन और दीव पे। बाकी सभी खो जाते हैं, डच और इंग्लैंड ले जाता है। तो पहला आने वाला पोर्चुगाल और लास्ट में जाने वाला पोर्चुगाल। यहाँ पे एक और याद रखें, लास्ट में कौन आता है? लास्ट टू कम। यहीं पे याद रखें ताकि आप हमेशा के लिए याद रखें। लास्ट टू कम होता है फ्रांस। फ्रांस सबसे लास्ट में आता है। इस तरह से पोर्चुगाल का खात्मा होता है। अब देखेंगे इनके बाद कौन आता है। इनके बाद आते हैं डच। डच इंडिया में कब आते हैं? 1602 में। 1602 में और 1605 में ये मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1605 में मसूलीपट्टनम में यानी कि आंध्र प्रदेश में पहली ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं। जो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्ल्ड की मानी जाती है। डच किस किस चीज में ट्रेड करता है? यानी कि इंडिया से कौन कौन सी चीज ले जाते हैं यूरोप? यहाँ से इंडिगो ले जाते हैं, ओपियम, राइस, टेक्सटाइल्स एंड सिल्क के यहाँ से ले जाते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे पोर्चुगीज ऑलरेडी थे, अब डच भी आ गए और अब ब्रिटेन भी आ जाता है। पोर्चुगीज आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। इनकी इंटरेस्ट ब्राज़ील में बढ़ जाती है। अब आपस में किन के बीच लड़ाई है? डच और ब्रिटिश के बीच लड़ाई हो रही है। इनके बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। इसी तरह थर्ड एंग्लो डच वार है जो कि 1672 to 74 हो जाता है। और एट लास्ट 1759 में क्या होता है वो हम आगे भी देखेंगे जब हम ब्रिटिश को इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे वो क्या करते हैं। 1759 में होता है बैटल ऑफ बेदारा।
या बैटल ऑफ हुगली, क्योंकि ये हुगली की जगह पे हुआ था, इसको बैटल ऑफ बेदारा के नाम से भी जाना जाता है, जिससे फाइनल ब्लो मिल जाता है डच को, यानी कि डच यहाँ पे टोटली पावर लॉस्ट करते हैं। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोनोपोली किनको मिलती है? ब्रिटेन को यहाँ पे ट्रेडिंग की मोनोपोली मिलती है। फिर हम आगे जाके देखेंगे किस तरह से वो यहाँ पे अपना रूल स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट्स देखते हैं डच की, जो कि यहाँ पे इनकी थी इंडिया में, जैसे कि करेकाल 1645 में इन्होंने एक्वायर किया था, चिनसोरा 1653 में, कासिम बाजार बंगाल में, बालासोर उड़ीसा में, नागापट्टनम आंध्रा में, बारानगर बिमलीपट्टनम सूरत 1616 में, कोचीन 1663 में, इसी तरह पटना। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट्स थे। चिनसोरा के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो, आनंद मठ यहाँ पे लिखी गई थी। आनंद मठ किसने लिखी थी ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो। तो हमने अभी देखा कि जब यहाँ पे पोर्चुगीज़ भी होते हैं, डच भी होते हैं, पोर्चुगीज आहिस्ता आहिस्ता से डिक्लाइन होते जा रहे हैं, फिर डच और ब्रिटेन के बीच आपस में लड़ाइयाँ होती है। इनमें फिर विक्टर कौन बन जाता है, कौन जीत जाता है, यहाँ पे किसका ज़्यादा पावर रहता है? वो है ब्रिटेन का पावर यहाँ पे रहता है। बैटल ऑफ बेदारा में डच को पूरी तरह से यहाँ से हराया जाता है। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ब्रिटिश यहाँ पे आके क्या करता है। फिर बीच में डेनमार्क भी आता है, और फिर ब्रिटिश और फ्रांस की कौन कौन सी लड़ाई होती है आपस में, और किस तरह से ब्रिटिश एट लास्ट अपना रूल यहाँ पे जमा लेता है और इंडिया को अपने रूल के अंडर लेता है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।